बिहार की राजनीति में होली के बाद नया रंग चढ़ गया है। 2 दशक से राज चला रहे और सत्ता में बैठे नीतीश कुमार दिल्ली जाने की तैयारी में हैं और इसके लिए राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन दायर कर दिया है। आज अपने आवास पर नीतीश कुमार ने एक हाई लेवल मीटिंग की और जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए, वो आपको बताते हैं। नीतीश कुमार को बिहार का सबसे बड़ा रणनीतिकार कहा जाता है, लेकिन आज अचानक उन्होंने राज्यसभा जाने का जो ऐलान किया तो उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता विचलित हो गए। उनको भरोसा ही नहीं हो रहा था। लिहाजा नीतीश कुमार ने एक हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाई और यह बैठक केवल औपचारिक चर्चा नहीं थी, बल्कि संगठन की मजबूती के लिए बुना गया एक मिशन प्लान नजर आया। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जेडीयू की ये हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें न केवल पार्टी की एकजुटता का संदेश दिया गया, बल्कि राज्य की सियासत में एक नए अध्याय की पटकथा भी लिखी गई। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। क्या कुछ खास रहा, जरा उसको आप समझिए। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हाई प्रोफाइल ये बैठक हुई है और जिसमें मीटिंग में जेडीयू के सांसद, विधायक और विधान पार्षद मौजूद रहे और जिसमें इस बैठक में भविष्य की चर्चा की गई और उस पर बात की गई है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री तय की गई। एक बड़ा फैसला इस बैठक में लिया गया। रविवार को जेडीयू ज्वाइन करेंगे निशांत कुमार, उनके बेटे हैं और काफी लंबे समय से उनकी मांग की जा रही थी। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी ने कहा, विधायक ने मांग किया कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। करतल ध्वनि के साथ विधायकों ने और मंत्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया। बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पैगाम यह है कि निशांत कुमार ने यह तय किया है कि हम पूरे बिहार का दौरा भी करेंगे। तो ये स्वाभाविक रूप से निशांत कुमार ने अपनी सहमति दे दी। जेडीयू में जिस पल का इंतजार काफी दिनों से था, उसकी पटकथा अब जेडीयू की हाई प्रोफाइल बैठक में लिख दी गई। पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने निशांत की सियासी एंट्री की बात कही और नीतीश कुमार के सामने उठाई गई। इस पर मुहर भी लग चुकी है। अब इसी के साथ ही बिहार में निशांत युग की शुरुआत होने जा रही है और तमाम जो सियासी समीकरण है वो पूरी तरीके से बदलने का अब वक्त आ गया है। अब उसके बाद क्या होगा, ये जरा आप समझिए। अब नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चल रहे हैं निशांत कुमार। नीतीश के उत्तराधिकारी निशांत कुमार के बारे में जरा आप समझ लीजिए। नीतीश की तरह ही निशांत ने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। ये भी निशांत भर सकते हैं नीतीश कुमार के विधान परिषद वाली सीट। इसके अलावा विधान परिषद के जरिए निशांत कुमार का सियासी खाका भी तैयार किया गया इस बैठक में। तो इस तरीके से निशांत कुमार की एंट्री को लेकर हालांकि बहुत लंबे समय से जेडीयू के कार्यकर्ता मांग करते रहे हैं। अलग अलग जगहों पर पोस्टर भी लगाए गए थे। अब नीतीश कुमार जब राज्यसभा का नामांकन कर रहे हैं तो उसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। ये नहीं, नामांकन करते वक्त नीतीश कुमार जो सियासत है वो 360 डिग्री पूरी घूम गई। नीतीश कुमार 2005 में लोकसभा के सदस्य रहते हुए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और शपथ ली थी। इसके बाद बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही सिमटी रही। लेकिन अब 21 साल के बाद सीएम रहते नीतीश कुमार फिर से अब राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं और उन्होंने ये फैसला किया है। आप समझिए, नीतीश कुमार का पूरा हम सियासी सफर बताते हैं। नवंबर 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और वो सांसद थे। इसके बाद फिर वो मुख्यमंत्री बने। तब वो लोकसभा के सदस्य रहते हुए सीएम पद की शपथ ली थी उन्होंने। ज्यादातर वक्त बीजेपी के साथ गठबंधन करके वो मुख्यमंत्री बने रहे, ये उनकी खास बात थी। बीच में 3 बार छोटे वक्त के लिए आरजेडी का उन्होंने साथ लिया था, उनके साथ चले गए थे गठबंधन में। और कुछ समय को अगर छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार 2005 से लेकर अभी तक सीएम रहे हैं। बीच में उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। अब अचानक राज्यसभा का नामांकन करके दिल्ली जाने का उन्होंने फैसला किया है, यानी सांसद छोड़कर सीएम बने और अब सीएम की कुर्सी छोड़कर सांसदी करने जा रहे हैं। तो ये देखिए चक्र है और वो चक्र एक बार फिर से अपने आप को दोहरा रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के साथ ही बिहार बीजेपी की वो मुराद अब पूरी होने जा रही है जो पिछले 1-2 साल नहीं बल्कि कई दशकों से बीजेपी देख रही थी। अब बीजेपी की क्या मुराद है, अब आप देखिए। बड़े भाई बनने के लिए तैयार है। अभी तक छोटे भाई की भूमिका में बिहार में रहती थी बीजेपी और जेडीयू में दोस्ती की इबारत 1996 में लिखी गई थी। तब से गठबंधन चला रहा है। 1996 से ही बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में बिहार में रही और 30 साल बाद सियासत सत्ता की स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में आने वाली है। बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम हो सकता है और जेडीयू का डिप्टी सीएम।
ये पहली बार ऐसा होगा और इस तरीके से बीजेपी छोटे भाई से अब बड़े भाई के रोल में आने वाली है। हालांकि इसकी पटकथा आपने देखा होगा चुनाव के दौरान ही, जब बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा गया था तभी लग गया था। देश की सत्ता पर 11 साल से भले ही नरेंद्र मोदी काबिज हों, उत्तर भारत में तमाम राज्यों में बीजेपी सरकार में हो, लेकिन बिहार में नीतीश की बैसाखी के सहारे ही वो सत्ता में रहते हैं। अब बीजेपी अपने दम पर कभी भी सत्ता में वहां नहीं आ पाई। नीतीश कुमार के 2 बार पलटी मारने के बाद भी बीजेपी ने 2025 में उन्हें 10वीं बार सीएम की कुर्सी सौंपी, लेकिन करीब 4 महीने के बाद अब सही मुहूर्त देकर बड़े भाई के रोल में बीजेपी ने आने का फैसला किया है। अब सवाल यह है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किस जाति का होगा, किस समुदाय का होगा, और इस पर सबकी नजर है। तो अब देखिए कौन कौन से वो चेहरे हैं जो दौड़ में हैं, किसके सिर ताज सजेगा। बिहार का सीएम दलित, अति पिछड़ा या फिर पिछड़े जाति का हो सकता है। जाति फैक्टर यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। यूजीसी के फैसले को डाइल्यूट करने के लिए भी सवर्ण मुख्यमंत्री बनाने की भी उम्मीद है। बड़ी नाराजगी थी और इस तरीके से अब देखिए क्या रणनीति बनती है, क्योंकि जिस तरीके से यूजीसी का विरोध हो रहा था, अब उसमें एक फैक्टर ये भी है कि सवर्ण मुख्यमंत्री भी बन सकता है। हालांकि इसके लिए कई सारे समीकरण बीजेपी के आलाकमान देखेंगे, क्योंकि बिहार के लोग उस शख्स को सीएम बनना देखना चाहते हैं जिसका कद नीतीश कुमार के बराबर नहीं तो थोड़ा कम भी नहीं हो और जिसके जरिए सामाजिक समीकरण को साधा जा सके। वैसे बिहार का अगला सीएम कौन होगा, उससे बिहार शासित राज्यों में वर्तमान मुख्यमंत्री से भी जोड़कर देखना होगा। ऐसे में आपको बताते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में किस जात के कौन से मुख्यमंत्री हैं। अब इसको भी आप थोड़ा ध्यान से समझिए और जानिए। एक एक करके लाते हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में रेखा गुप्ता ये वैश्य जात से आती है। इसके बाद बात करते हैं हम राजस्थान त्रिपुरा की। त्रिपुरा में माणिक साहा हैं, ये भी वैश्य जात से आते हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और ये राजपूत जात से संबंध रखते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और ये भी राजपूत जात से आते हैं। राजस्थान की बात करें तो भजनलाल शर्मा ये ब्राह्मण समाज से आते हैं। महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये ब्राह्मण जात से ताल्लुक रखते हैं। असम की बात करें तो हेमंता बिस्वा शर्मा भी ब्राह्मण जात से ही ताल्लुक रखते हैं। गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल ये कुर्मी जात से ताल्लुक रखते हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं और ये यादव जाति से संबंध रखते हैं। छत्तीसगढ़ से जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय ये आदिवासी समाज से आते हैं, तो यहाँ पर भी खास ध्यान रखा गया है। उड़ीसा की बात करें तो मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और ये भी आदिवासी समाज से आते हैं और वहाँ पे आदिवासी बहुल इलाका है, इसलिए उसको चुना गया है। तो इस तरीके से जो अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ पे जाति फैक्टर को खास तवज्जो दी गई है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि जो बिहार में जब मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा तो समीकरण बिल्कुल साफ है। एक तरफ जेडीयू अपने भविष्य के चेहरे के साथ संगठन को नई ऊर्जा दे रही है और दूसरी ओर बीजेपी राज्य में नेतृत्व की मुख्य कमान बड़े भाई के रुतबे के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। नीतीश कुमार के अनुभव, निशांत के युवा चेहरे और बीजेपी की संगठनात्मक कौशल, ये त्रिकोणीय तालमेल आने वाले चुनाव में विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि एनडीए का ये स्वरूप जो नया कहा जा रहा है बिहार की राजनीति में जीत की कितनी बड़ी इबारत लिखता है।